नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर होगी चर्चा। बात करेंगे देश के छात्रों के भविष्य से जुड़े मामले की। सीबीएसई में ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली और टेंडर प्रक्रिया को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ था, उन विवादों के बीच सख्त कदम उठाते हुए सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को सरकार ने उनके पदों से हटाते हुए टेंडर मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसी के साथ बात करेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर। बंगाल में बीजेपी की शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के साथ ही टीएमसी में बिखराव के बीज अंकुरित हो गए हैं। हार के बाद पहली बार सड़क पर उतरी ममता बनर्जी और साथ आए सिर्फ 7 विधायक। 80 विधायकों और 42 सांसदों वाली टीएमसी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। हस्ताक्षर विवाद के बाद पार्टी में संकट गहरा गया है। टीएमसी में मौजूदा संकट के कारण और फर्जी हस्ताक्षर पर भी होगी चर्चा। वहीं साथ ही बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति को लेकर। देश की सर्वोच्च अदालत में न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने आज 5 नए जजों को शपथ दिलाई। इन 5 जजों में इतिहास रचते हुए वकील वी मोहन्ना सीधे बनी शीर्ष अदालत की न्यायाधीश। इन खबरों पर जाने से पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। ओएसएम सिस्टम पर विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई। सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला। ओएसएम सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति गठित। जांच रिवैल्यूएशन पोर्टल पर साइबर अटैक। टीएमसी में अंदरूनी कलह और नेताओं पर हमलों के बीच ममता बनर्जी ने किया धरना प्रदर्शन। पार्टी से निलंबित नेताओं का दावा, टूट सकती है तृणमूल कांग्रेस, छिन सकता है पार्टी का सिंबल। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीश नियुक्त। सीजेआई सूर्यकांत ने दिलाई शपथ। पहली बार शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हुई 37। राष्ट्रपति ने जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थियों के साथ किया संवाद। कहा, शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति से बढ़े आगे, अपनी विरासत पर करें गर्व, बनाएं सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत। भारत दौरे पे आए दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति मार्शतीले। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की वार्ता। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी के बाद नेतन्याहू का बेरूत पर हमला रोकने का फैसला। दक्षिणी लेबनान में जारी है सैन्य कार्रवाई। यूएनएससी ने स्थिति पर जताई चिंता। और बड़ी खबर पे शुरुआत करेंगे। देश की परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है। परीक्षा मूल्यांकन से जुड़ी व्यवस्थाओं में सामने आई शिकायतों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सीबीएसई में ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सेवाओं की खरीद प्रक्रिया अब पूरी तरह से जांच के दायरे में होगी। केंद्र सरकार ने इस खरीद प्रक्रिया की गहन पड़ताल के लिए एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन एस राधा चौहान करेंगी। इस जांच समिति को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत ये समिति जांच को पूरी निष्पक्षता से आगे बढ़ाने के लिए अन्य सरकारी विभागों से भी आवश्यक सहयोग ले सकेगी। समिति को अपनी जांच पूरी कर 1 महीने के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी को सौंपनी होगी। 1 महीने के भीतर आने वाली इस रिपोर्ट के आधार पर आगामी दिनों में कुछ और बड़े प्रशासनिक कदम देखने को मिल सकते हैं। इस बीच सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल मंगलवार से शुरू किया। सीबीएसई के मुताबिक मंगलवार दोपहर 3 बजे तक 16,000 से अधिक छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन किए हैं। बोर्ड के मुताबिक पोर्टल को साइबर हमलों का भी सामना करना पड़ा है। बोर्ड के मुताबिक सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर असामाजिक तत्वों द्वारा कई बार साइबर अटैक की भी कोशिश हुई, लेकिन पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है। सीबीएसई के अनुसार छात्रों के फीडबैक के आधार पर पोर्टल में और सुधार किए गए हैं ताकि छात्रों
कि असुविधा को दूर किया जा सके। और आइए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस दो गुटों में बंट सकती है। एक तरफ दीदी का टेंशन बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी टूट की कगार पर आंध खड़ी हुई है। पार्टी से निष्कासित रिजू दत्ता ने भी बगावत की हुई है। बंगाल में राजनीतिक घटनाक्रम पल पल बदल रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर टीएमसी में टकराव किस हद तक बढ़ चुका है और पार्टी टूट की दहलीज पर कैसे आन पहुंची है। क्या टीएमसी में होने वाली है बड़ी बगावत? क्या बंगाल में टूट जाएगी दीदी की पार्टी? दीदी की धरने के जरिए धमक की कोशिश। पश्चिम बंगाल की सत्ता में बदलाव के 1 महीने भी नहीं पूरे हुए कि ममता बनर्जी की पार्टी ही संकट में नजर आ रही है। टीएमसी में आए दिन टकराव ने दीदी के सिरदर्द को न सिर्फ बढ़ाने का काम किया, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति के दम पर सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होने वाली दीदी अब सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। बंगाल में दीदी के सियासी तिलिस्म को तोड़ भाजपा का जो पहिया तेजी से घुमा है, उसने सूबे में सनातन के सूरज को बुलंदियों पर चमका दिया। भाजपा को बंगाल की जनता का आशीर्वाद मिला और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, तो टीएमसी में सालों से दबा घर का क्लेश न सिर्फ सड़कों तक आ गया, बल्कि पार्टी में ही एक दूसरे पर विरोधियों ने तलवारें भी तान ली। कभी पार्टी के रहनुमा रहे नेता खुलकर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द विनिंग एमएलएस लेजिस्लेटर्स ये लोग तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के असली तृणमूल कांग्रेस बोल के एक पार्टी बनाना चाह रहे हैं। ये लोग ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाह रहे हैं और आने वाले दिन में तृणमूल कांग्रेस के सिंबल के ऊपर भी क्लेम करना चाहते हैं। आईपैक पार्टी चला रही थी, आईपैक पैसा लेकर टिकट बांट रही थी, विधानसभा का, पंचायत का, जिला परिषद का, ब्लॉक सभापति का, बट उसके ऊपर कोई रोक नहीं था। अभिषेक बनर्जी और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद से बंगाल का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। टीएमसी की घर की लड़ाई न सिर्फ चौराहे पर आन खड़ी हुई, बल्कि पार्टी के अंदर विरोधियों के सुर भी तेज होने लगे। अभिषेक बनर्जी पर जनता का गुस्सा अंडों के रूप में फूटा और किसी भी पार्टी नेता ने समर्थन में आकर कोई बयान नहीं दिया, तो गुस्से में तिलमिलाई दीदी ने धरने के जरिए राज्य की राजनीति में धमक बचाने के लिए जंगे ऐलान कर दिया। और যারা আজকে গদ্দারি করছে তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য, আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম सबको सुमति दे भगवान। इसी बीच साइन कंट्रोवर्सी ने भी टीएमसी की जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया। हस्ताक्षर केस में 2 विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपान साहा को निकाले जाने के बाद तो मानो घर में सियासी भूचाल ही आ गया। कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पूछताछ के लिए दूसरा नोटिस देने के लिए सीआईडी के अधिकारी टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचे। इससे पहले उन्होंने तबीयत ठीक न होने का हवाला देते हुए पेश होने के लिए 15 दिनों का समय मांगा, लेकिन उन्हें 8 जून को तलब किया गया है। बंगाल की सियासत की खाटी नेता माने जाने वाली ममता बनर्जी ने पार्टी को खंड खंड होने से बचाने के लिए सड़क पर उतरकर विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोलने की रणनीति की चाल चली। दीदी बखूबी जानती हैं कि घर में दरार आ चुकी है, सत्ता हाथ से गई, अब पार्टी टूट की कगार पर दिख रही है। ऐसे में दीदी अब एक बार फिर सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। बंगाल की सत्ता के शीर्ष पर पहुंची भाजपा ने भी लगे हाथ ममता बनर्जी और टीएमसी को करारा जवाब दिया। 4 तारीख के बाद से ही तृणमूल जो है अभी ना के बराबर है। काम ही ऐसा किया है, जनता अभी नहीं चाह रहा है कि तृणमूल वाले कहीं देखे, क्योंकि पिछले 15 सालों में कोई अच्छा कर्म किया होता तो आज या नहीं होता। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद ही 29 लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, 80 विधायक होने के बावजूद भी कोई भी नहीं है। अब ममता बनर्जी भी अकेला घूम रहे हैं, जनता का आक्रोश देख रहे हैं। ये सच है कि चुनावी हार के बाद अब टीएमसी नेता जनता का विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि घुसपैठियों के रहनुमा टीएमसी वालों की दादागिरी अब नहीं चलने वाली और विकास की योजनाएं धरातल पर उतरने लगी हैं। आने वाले वक्त में टीएमसी में मचे गदर की कहानी आपको बार बार सुनाई देगा। बहरहाल टीएमसी की कहानी किस मोड़ पर खत्म होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप भी टीएमसी में उठे धुएं के गुबार को देखिए। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।
और बंगाल से ही बड़ी खबर है। कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज के तृणमूल छात्र परिषद की यूनियन रूम की अलमारी से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। नगर निगम के कर्मचारियों को 2 सूटकेस से 500 रुपए के नोटों के बंडलों में दीमक लगी हुई मिली है। 2 सूटकेस से इतनी बड़ी रकम मिलने से आसपास हड़कंप मच गया है। सूटकेस में ये कैश ठूस ठूस कर भरा हुआ था। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बता दें कि कोलकाता नगर निगम के कर्मचारियों की ओर से अलमारी की सफाई के दौरान अब 2 सूटकेस खोले गए तो सफाई कर्मी हैरान रह गए। पुलिस ने इन रुपयों को जब्त कर लिया है और ये पता लगाने के लिए गहन जांच शुरू कर दी गई है कि इतनी बड़ी रकम शिक्षण संस्थान में कैसे और किस उद्देश्य से जमा की गई है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जारी रहेगी पश्चिम बंगाल से ही खबर। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने ना टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के गठन के बाद से लगातार टीएमसी में जिस तरह की विवाद सामने आ रहे हैं, उसी में एक ताजा विवाद जो है इस समय सिग्नेचर को लेकर है। जो सिग्नेचर को लेकर पूरा विवाद है उसमें इस समय बड़ी कार्रवाई हो रही है। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र भेजा। ये पत्र 9 मई को उन्होंने भेजा। शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता यानी एलओपी बनाने के लिए ये प्रस्ताव अभिषेक बैनर्जी की तरफ से 9 मई को भेजा गया। और इसके बाद सीधे 20 मई को अभिषेक बैनर्जी ने विधानसभा सचिवालय को 70 विधायकों के समर्थन वाला दूसरा पत्र सौंपा। और इस दूसरे पत्र में 14 नाम ब्लॉक लेटर से लिखे हुए थे, जिन्हें लेकर सवाल उठ रहा है। इस बीच में जो एक घटनाक्रम था, 19 मई को जब बैठक बुलाई गई तो उसमें 35 विधायक उस बैठक में नहीं शामिल हुए थे। तो इसलिए इन 70 विधायकों के हस्ताक्षर को लेकर लगातार सवाल उठाए गए। आरोप ये थे कि इसमें से कुछ हस्ताक्षर जाली हैं। और इसके बाद उस रिपोर्ट पर सीआईडी ने 30 मई को अभिषेक बैनर्जी को नोटिस भेजा। इस नोटिस के भेजने के बाद भी अभिषेक बैनर्जी जब नहीं उपस्थित हुए तो 1 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था। टीएमसी ने 2 विधायकों को इसके बाद निष्कासित किया। निष्कासित करने के बाद सीआईडी ने अभिषेक बैनर्जी को दूसरा नोटिस भेजा और इस दूसरे नोटिस में सीआईडी ने 8 जून को अभिषेक बैनर्जी को तलब किया है। तो ये एक तरफ ये एक बड़ा मामला है जो टीएमसी के लिए लगातार मुसीबत बन रहा है, क्योंकि टीएमसी के 2 विधायकों जिन्होंने इस पूरे हस्ताक्षर के इस जाली हस्ताक्षरों को लेकर जो मामला उठाया था उनको टीएमसी ने निष्कासित कर दिया है। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से आइए देखते हैं 4 मई को पश्चिम बंगाल के नतीजे आने के बाद जो लगातार हम देख रहे हैं किस तरह की भगदड़ टीएमसी में मची है। 31 मई को ममता बनर्जी ने टीएमसी विधायकों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में हमने देखा कि 80 में से 60 विधायक नहीं पहुंचे, यानी मात्र 20 विधायक ही पहुंचे थे। इसके बाद इन 80 विधायकों में से 20 विधायक पहुंचे, जिसमें 60 विधायक नहीं पहुंचे थे। और 27 मई को फिर बारासात से सांसद काकोली घोष ने सभी पदों से इस्तीफा दिया और यहां से शुरू होता है इस्तीफों का सिलसिला। 27 मई को बारासात से सांसद काकोली घोष ने इस्तीफा दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो 20 मई को पोस्ट पोल हिंसा और हॉकर्स हटाने के अभियानों के खिलाफ जो धरना टीएमसी ने रखा, उस धरने में सिर्फ और सिर्फ 35 विधायक ही पहुंचे। यानी चुनाव की घोषणा, नतीजों की घोषणा के बाद से 4 मई से लगातार टीएमसी में एक बिखराव है। टीएमसी प्रवक्ता बिस्वजीत देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इस्तीफे के सिलसिले में शांतनु सेन का टीएमसी प्रवक्ता पद से इस्तीफा।
इस इस्तीफे के बाद अभिजीत मजूमदार का असम टीएमसी प्रमुख पद से इस्तीफा। अरूप चक्रवर्ती ने टीएमसी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया और यहां से डायमंड हार्बर में टीएमसी के 8 पार्षदों ने अपना इस्तीफा दे दिया। यानी संगठनात्मक तौर पर टीएमसी में एक बड़ा बिखराव देखा जा रहा है। चंदन नगर के मेयर राम चक्रवर्ती ने अपना इस्तीफा दिया। चंदन नगर में 30 टीएमसी पार्षदों ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। भाटपाड़ा में 30 टीएमसी पार्षदों ने अपना इस्तीफा दिया। गारुलिया में वहीं 18 पार्षदों ने अपना इस्तीफा दिया। तो सिलसिलेवार तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम इलाकों के पार्षदों ने अपना इस्तीफा दिया। चंदन नगर के मेयर राम चक्रवर्ती का इस्तीफा हुआ और इस इस्तीफे के साथ ही तमाम पार्षदों ने यानी 30 टीएमसी पार्षदों ने अपना इस्तीफा चंदन नगर से दिया। वहीं भाटपाड़ा में 30 टीएमसी पार्षदों का इस्तीफा हुआ। तो ये लगातार जो आप देख रहे हैं 4 मई के नतीजों के बाद से तृणमूल कांग्रेस के भीतर अभिषेक बैनर्जी के इस पूरे एक अंदाज को लेकर जो एक दबा हुआ विद्रोह लंबे समय से चला आ रहा था वो फूट पड़ा है। गारुलिया में 18 टीएमसी पार्षदों ने इस्तीफा दिया है और लगातार इन तमाम बैठकों में जिसमें कम विधायक भी पहुंचे उसमें भी सवाल अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व को लेकर लगातार होती रही है। हली शहर में 16 टीएमसी पार्षदों ने अपना इस्तीफा दिया। वहीं उत्तर बैरकपुर चेयरमैन बलराम घोष का इस्तीफा हुआ है और इसी के साथ काचरापाड़ा में भी 14 टीएमसी पार्षदों का इस्तीफा हुआ। तो लगातार टीएमसी के भीतर जो एक उठापटक चल रही है, एक अंदरूनी कलह चल रही है, वो बाहर आई है और अभी तक जो सामने आ रहा है उसमें यही आ रहा है कि तमाम विधायकों की पार्षदों की एक शिकायत कि ममता बनर्जी ने टीएमसी को पूरी तरीके से अभिषेक बैनर्जी के हाथों में दे दिया और अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व और उस जिद्दी रवैये को लेकर लोगों में एक शिकायत है। इसी पर विशेष हमारा है पश्चिम बंगाल। विषमता से छिपा बंगाल, ममता से छिना बंगाल, पार्टी में गहराया संकट। इस पर हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। अनिला सिंह जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। नीरज राय हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तृणमूल कांग्रेस से। प्रतिम रंजन बोस हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रुख टीएमसी प्रवक्ता का ही करेंगे और जानना चाहेंगे नीरज राय जी, किस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आज भी 4 तारीख के बाद पहली बार ममता बनर्जी सड़क पर उतरी। ममता बनर्जी को एक तरह से धरना प्रदर्शन की नेत्री के तौर पर देखा जाता है, लेकिन मात्र 7 विधायक आज उनके साथ दिखाई दिए। ये 80 विधायकों और 42 सांसदों की पार्टी में 7 विधायक साथ हैं। पार्टी में हो क्या रहा है? सबसे पहले तो मैं भारतीय तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, इसका थोड़ा संशोधन कर लीजिए। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बेशक मैं विपक्ष की बात रखता हूं, या अपनी जगह पर है। देखिए, जब चुनाव कोई भी पार्टी हारती है और 15 साल तक सत्ता में रहती है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां होती है, तो चुनाव हारती है और हारने के बाद सबसे पहले वही लोग भागते हैं जो मलाईदार पदों पर रहे होते हैं या मलाई का काटते हैं। यह केवल तृणमूल कांग्रेस के लिए ही नहीं है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जहां जहां सत्ता में रही हैं सबके साथ वही होता रहा है। अब यहाँ पर बात चल रही है कि तृणमूल कांग्रेस में बिखराव हो गया। तृणमूल कांग्रेस में बिखराव और ममता बनर्जी का टीएमसी का टूटना उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जितना बड़ा मुद्दा यह है कि जो नई सरकार बनी है इसके लिए जो जो चुनौतियां हैं। 26 दिन करीब मतलब हो गया है सरकार को बने हुए, और मोदी जी बोल के चले थे कि ये चीजें निकल कर आती है कि घुसपैठियों को हम बाहर कर देंगे। आपके प्रस्तावना में भी चल रहा था कि घुसपैठियों के समर्थित तृणमूल कांग्रेस रही है। यह मतलब एक मजाक की तरह बात किया जाता है। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कि घुसपैठियां कैसे आ रहे हैं, कैसे उसको बाहर किया जाए। किसी राज्य की सरकार यह सुनिश्चित नहीं करती है कि कैसे हम घुसपैठियों को लेकर हम आए और कैसे बाहर करें, ठीक है। लेकिन वर्तमान के हालात जो हैं, जो अभिषेक बनर्जी को प्रश्न चिन्ह लेकर लगाया गया है, जाहिर सी बात है कि वहां पर अभिषेक बनर्जी को लेकर स्थितियां विषम रही है। अभिषेक बनर्जी के पक्ष में बहुत लोग वहां पर नहीं रहे हैं, जो कि नए और पुराने नेताओं के बीच की बात है। नीरज राय, 70 विधायकों के हस्ताक्षर को लेकर 70 विधायकों के हस्ताक्षर को लेकर जो मामला सामने है उसमें अभिषेक बैनर्जी को नोटिस दिया गया है। नीरज राय, आप मेरा सवाल सुन लें।
नीरज राय, अभी जो सुरेंद्र कॉलेज के तृणमूल छात्र परिषद की यूनियन रूम की अलमारी से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल आपने दिखाया है, सही बात बताया है कि भारी मात्रा में नोट वहां। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप आज से नहीं पहले से लगे हुए हैं, लेकिन ताजा मामला सीधे सीधे है कि जिस तरह से हस्ताक्षर वाला जो एक पूरा लेटर है जिसमें फर्जी सिग्नेचर का मामला सबसे बड़ा है। सीआईडी ने 2 बार तलब किया है अभिषेक बैनर्जी को, और इस समय जो दिखाई दे रहा है पार्टी के भीतर जिस तरह की फूट है, अनिला जी, अभी भी टीएमसी का मानना है कि ये फूट पार्टी के भीतर की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनौतियों से बचना चाह रही है। मेरी सभी को राम राम। और देखिए, ये जो भी कुछ हो रहा है टीएमसी के अंदर, ये किसी बाहरी राजनीतिक दल या एजेंसी का काम तो है नहीं। जिस प्रकार से चुनाव हारते ही ताश के पत्तों की तरह टीएमसी बिखर रही है, तो ये तो एक ही बात को सिद्ध करता है ना कि ये लोग पार्टी में अपनी आइडियोलॉजी की वजह से नहीं साथ थे, ये लोग लालच की वजह से साथ थे, और जब सत्ता गई तो पार्टी बिखरने लग गई। यहां पर भी मैं सुन रही थी, जो डिफैक्टो बैठे हुए हैं टीएमसी के प्रवक्ता दुनिया भर की बातें कर रहे थे। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि बंगाल की जो जनता है वो ये कह रही है कि ये जो भी कुछ अभी आप देख रहे हो कि अभिषेक बनर्जी चले गए तो उनके ऊपर हमला हो गया, तो कोई फलाना तो ढिमकाना, ये वो लोग हैं जो इन लोगों से बेहद परेशान थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अपने काम में लग गई है। बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए अभी बात कर रहे थे, इनको पता नहीं है कि कितनी बार लगातार केंद्र सरकार उनसे जमीन मांग रही थी, और ममता बनर्जी जो है जमीन नहीं दे रही थी कि जमीन मांग रही हो सके, उस पे काम स्टार्ट हो गया। आप चुप होकर बैठिए, बीच में मत बोलिए, तमीज सीखे। ये पश्चिमी बंगाल की टीएमसी की गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलने वाली। चुप होकर बैठिए, चुप होकर बैठिए, आप तो बीच में मैं नहीं बोल रही थी। नीरज राय, आपसे सवाल किया जाएगा तो आप जवाब दीजिएगा। अनिला जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। काटल की तरह ममता बनर्जी जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलाती थी, पूरा पश्चिमी बंगाल को बर्बाद कर दिया, और ये अच्छी तरह से इनको छुट्टी तो जी आप चुप कराइए, नहीं तो मैं चुप हो जाती हूँ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस व्यक्ति को अगर बीच में आप बोलने का इजाजत दे रही हैं, आप इनको ये नीरज राय, विधानसभा अध्यक्ष को जो पत्र सौंपा गया उसमें जाली हस्ताक्षर हैं। जाली हस्ताक्षर करने की जरूरत क्यों पड़ी टीएमसी को? इस पूरे मामले की सीआईडी इस समय जांच कर रही है। आपके तमाम विधायक, तमाम पार्षद छोड़ के जा रहे हैं। लोग अपने पदों से, आपके पदाधिकारी इस समय इस्तीफा दे रहे हैं। और इनको पूरी स्पेस मिल रही है, ये गलत बात है। हमारा बोलना और चुप रहना नहीं, ये गुंडागर्दी नहीं चलने वाले नीरज राय। नहीं, अरे आप उखाड़ के बाहर फेंक दिया है, उखाड़ के बाहर फेंक दिया। इतिहास बनने वाली है टीएमसी, जिसके नेता छोड़ भाग रहे हैं। रितु जी ने तो 7 विधायक बोले, मेरी जानकारी में 6 विधायक पहुंचे थे आज। बर्बाद कर दिया पश्चिमी बंगाल, और बर्बाद हो रही है टीएमसी। ममता बनर्जी अच्छी तरीके से जानती हैं, जैसे लेफ्टिस्ट जो है, कम्युनिस्ट जो है गायब हो गए, कांग्रेस गायब हो गई, अब टीएमसी गायब हो जाएगी पश्चिमी बंगाल से, और अब तो डबल इंजन की सरकार है। नीरज राय, अनिला जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आऊंगी। अनिला जी, हमारे साथ प्रतिम रंजन बोस भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रतिम जी, इस समय टीएमसी की हालत आप किस तरह से देख रहे हैं? सीआईडी इस समय एक बड़े मामले में जांच कर रही है, जिसमें लगातार 2 बार अभिषेक बैनर्जी को तलब किया गया है। अभिषेक बैनर्जी पहुंचे नहीं। अब 8 तारीख को अभिषेक बैनर्जी को सीआईडी के सामने पहुंचना है। इस बीच में लगातार हम देख रहे हैं 1 महीना होने जा रहा है, 4 जून को 1 महीना हो जाएगा नतीजों को आए हुए। लगातार तमाम पार्षद, विधायक, पदाधिकारी टीएमसी को छोड़ रहे हैं, और आज जब ममता बनर्जी सड़क पे उतरी तो 7 विधायकों के साथ उतरी। पार्टी दो फाड़ होने के कगार पे क्या दिखती है? क्या बड़े कारण दिख रहे हैं? 8 मई को एक टीवी चैनल मेरे को पूछा था कि द रोड अहेड, व्हाट्स द रोड अहेड, तो मैंने बोला था ये अंदर से फूट जाएगा, इम्प्लोड हो जाएगा। तो मैंने नहीं सोचा था कि वो 3 वीक्स में होगा। क्यों 3 वीक्स में हुआ? इसका कारण ये है कि अनिला जी जो बता रहे थे सही है, ये एक माफिया कार्टेल था, सब अपना अपना हिसाब से जुड़े हुए थे, और ये सब लोग एक्चुअली भाग रहे हैं अपना। इस बार 2026 में वेस्ट बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल का हिसाब से, मैंने ये कोई असम का हिसाब से नहीं बोला, तो इस बार नहीं हुआ। अब उसमें भी ये सब लोग, आप जो हिसाब दे रहे थे म्यूनिसिपैलिटी का, सब जगह का, कलकत्ता से शुरू हुआ, कलकत्ता से हर जगह ये सब भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं?
भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि ये सभी लोगों का मालूम है कि ये क्या किया। मारपीट से चोरी चकारी, एकदम एक भी सेक्टर बचे नहीं हुए कि जहां पर वो ऐसा कुछ नहीं किया कि लोग एंग्री ना हो। अब देखिए, एक छोटा सा बात, अभिषेक बैनर्जी ने गया था कहीं, अब उसका ऊपर कोई एग फेंका, तो अब एक नेता हो, उसके बाद आप क्या करोगे? ये एक फॉर्मेट है, ये तो फॉर्मूला है कि कोई नेता का ऊपर कुछ कोई किया तो दूसरा दिन वो नेता बाहर आ जाएगा और उससे भी बड़ा मिছিল लेके खड़ा हो जाएगा। ये नॉर्मल है। तो वो अंदर घुस गया। अब ममता बनर्जी को आके बाहर शी इज ट्राइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइस। अब वो भी नहीं हो रहा है, उसका साथ कोई 2 4 5 लोग जा रहे हैं, तो इसलिए हो रहा है कि अभिषेक बैनर्जी को ही इज अफ्रेड कि वो अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट तो उसको होना ही है। अब देखिए, अगर ये सरकार अगर छोड़ देते थे ना, तो मैं बता रहा हूं आपको, इतना गुस्सा है लोगों का कि कुछ खराब हो सकते थे। और दूसरा बात भी ये है कि ये सरकार अगर ये टीएमसी के ऊपर कोई एक्शन ना ले तो बीजेपी का अपना पत्ता कट जाएगा, इसका पॉपुलैरिटी में घाटा हो जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी ये कर रहा है और टीएमसी ये कर रहा है। ये एकदम एक 15 इयर्स ऑफ मिसरूल नहीं है, एकदम वेस्टेड है वेस्ट बंगाल में। 15 साल में ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार का जो शासन रहा है उसके खिलाफ ये जनादेश है नीरज राय जी, और ये जनादेश उसके खिलाफ है। ये संकेत दिखाई दे रहा है कि तमाम टीएमसी के नेताओं को लेकर जनता का जो आक्रोश है वो बाहर आ रहा है। वोट के जरिए वो आक्रोश शांत नहीं हुआ है। व्यवस्था में जिस तरह का धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है उसका एक जन आक्रोश है। और आखिर क्या वजह थी कि अभिषेक बैनर्जी को फर्जी दस्तखत करके विधानसभा अध्यक्ष को ये पत्र देना पड़ा? क्योंकि इस समय विधायक साथ आ ही नहीं रहे हैं आपके। यह तो आप कह रही हैं कि फर्जी हस्ताक्षर अभिषेक बनर्जी ने किया है। मामला तो फर्जी हस्ताक्षर का ही है नीरज राय जी। सीआईडी इस समय जांच कर रही है, तो आखिर अभिषेक बनर्जी उस जांच में शामिल क्यों नहीं हो रहे? नहीं, जब आपने प्रमाणित कर दिया, बिना वहां के अंदरूनी बातों को जाने हुए आपने प्रमाणित कर दिया, तो इस पे सजा दे दीजिए उनको। नीरज जी, मैं कह रही हूँ अभिषेक बनर्जी क्यों नहीं जांच में फिर शामिल हो रहे हैं? सीआईडी ने 2 बार तलब किया, वो क्यों नहीं गए? लीजिए, अभिषेक बनर्जी जब ममता की सरकार वहां पर थी तब भी अभिषेक बनर्जी को कितनी बार बुलाया गया, वही शुभेंदु अधिकारी को कितनी बार बुलाया गया। इस पे भी तो अनिला सिंह बैठे हुए बोझ ही बता दें। नर्मदा केस में मामला क्या है, मोदी जी ही बोलने वाले थे, कितना मासूम चेहरा है, ऐसे करके भाषण देते थे। और मोदी जी कितनी बार बुलाए हैं उनको, शुभेंदु अधिकारी कब जाएंगे यह बताया जाए हमको। अभिषेक बनर्जी सत्ता में नहीं है, सिर्फ एक सांसद है, अब उनको बुलाया जा सकता है। इससे पहले भी गए हैं, वो अब भी जाएंगे। जाहिर सी बात है, कानून नियम को मानने वाले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए, शुभेंदु अधिकारी ने 4 नाम बताए थे वहां पे सरकार बनते ही कि ये भ्रष्टाचारी हैं। 4 नामों की पूरी दस्तखत फर्जी निकल गया, उनका संपत्ति का ब्यौरा। कितने नाम गए हैं जेल के अंदर? 2014 से अगर उठाकर देखा जाए तो कितने भ्रष्टाचारी केंद्र की सरकार ने भेजा है कि बंगाल में नया भेजा जाए। केवल एक राजनीतिक अखाड़ा है और कुछ नहीं है। भाजपा का मेरा दिल से इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी जेल में चले गए। नीरज राय, सड़कों पे जो टीएमसी नेताओं के साथ हो रहा है, जिस तरह का विद्रोह दिखाई दे रहा है, टीएमसी नेता आखिर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की मजबूरी क्या है कि सबको छोड़ के भागना पड़ रहा है? नहीं, यह तो आप और भारतीय जनता पार्टी नहीं डिसाइड करेंगे। लोकतंत्र में आपके तमाम पार्षद विधायक जा रहे हैं आपके पास मीटिंग में। सुनिए भाई, अभी तो बंगाल में ममता बनर्जी ने दिलेरी दिखाया है कि देश में 2014-15 के बाद से सड़क पे उतरना विपक्ष का अपना। आज 6 विधायक क्यों थे नीरज राय? आज 6 विधायक क्यों आए ममता बनर्जी के साथ? अरे 6 विधायक आए, 9 आए ममता बनर्जी की काट ममता बनर्जी ही है। देश में आपने देखा ना कि 2016 से 26 लग गया मोदी जी और अमित शाह को, ममता बनर्जी को वहां पे हराने में।
अब इतने से समझ जाइए कि ममता बनर्जी की काट ममता बनर्जी ही है और कोई नहीं है। जब हिंदू मुसलमान और जय श्री राम ममता बनर्जी को हटाने वाली पश्चिम बंगाल की जनता है। नीरज राय, इस बात में आप थोड़ी सी तब्दीली करें। ये लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, चुनाव का नतीजा है। वहां की जनता ने ममता बनर्जी को सत्ता से हटाकर भारतीय जनता पार्टी को एक बम्पर जीत दिलाई है। इस बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। अनिला जी, सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होगा, क्योंकि जिस तरह से प्रतिम भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की जो बात की है उस पर आगे बढ़कर काम करना ही होगा। कई ऐसे बड़े मामले हैं जो इस समय अधर में हैं पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार को लेकर। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल कॉम्बिंग ऑपरेशन बंगाल में शुरू कर चुकी है और फुल फ्लेजेड करेगी। और कॉम्बिंग ऑपरेशन में जो गिल्टी होगा वो कॉम्ड आउट होगा ही होगा। एक जोड़ी तो माँ बेटे की आप देख ही रहे हो कैसे बेल पे बाहर घूम रहे, ये दूसरी जोड़ी होगी जो जेल में जाएगी। जिस प्रकार से पश्चिमी बंगाल में जो इन्होंने सत्ता चलाई और किस प्रकार से चलाई है, सनातनियों की हत्या करके, महिलाओं का बलात्कार करके, सारे गैर कानूनी जो धंधे हैं वहां पर फैलाकर, इलीगल इमिग्रेंट्स को बसाकर, इस तरह से इन्होंने, ममता बनर्जी ने वहां की सत्ता चलाई है और वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। तो आज यहाँ पर इनके प्रवक्ता बैठकर या इनके नेता जो हैं कुछ, वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं बीजेपी के लिए। प्रतिम रंजन जी, जिस तरह का दावा कर रहे हैं, इस समय दो जो विधायकों को निष्कासित किया गया है तृणमूल कांग्रेस के, उनका कहना है कि उनके साथ 50 विधायक उनके साथ आने के लिए तैयार है। क्या आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस के लिए अपने सिंबल को, अपनी पार्टी को बचाना एक बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के लिए साफ दिखाई दे रही है? जरूर। अगर बीजेपी ने, देखिए, ये अगर बीजेपी ने अपना दरवाजा खोल देते थे ना इन लोगों के लिए, तो काल टीएमसी नहीं रहेगा। बट नहीं, हालांकि पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष ने कह दिया है कि बीजेपी का दरवाजा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के लिए इस समय बंद है। जरूर जरूर, क्योंकि अगर वो करे तो जैसे मैंने आपको बोला कि जनता का रोष पड़ेगा बीजेपी का ऊपर। ये इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं था, तो इसलिए बीजेपी ने नहीं लेगा उसको। अब ये अपना जो पीठ अब उसको बचाना है, दे हैव टू सेव देयर बैक, सो वो अलग होगा। और ममता का साथ 2-4 गिने चुने रहेगा। एक शोभन चैटर्जी है, वो पुराना है, अच्छा आदमी है, वो एक 2-4 जो लॉयल है रह जाएगा। और इसका अपना सिंबल, अपना, देखिए, ममता बनर्जी लॉस्ट 2 इलेक्शंस कॉन्सेक्यूटिवली। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका लीडरशिप का ऊपर क्वेश्चन आ गया। अभिषेक कोई लीडर है ही नहीं, और ममता बनर्जी का लीडरशिप अभी क्वेश्चन में है। 2 बार इलेक्शन हारा, 2021 में, 2026 में, और शुभेंदु ने उसको होम मैच में, अवे मैच में करके हराया। तो ये ममता बनर्जी इज अ शैडो ऑफ हर पास्ट। उसका इन माय ओपिनियन वो पुराना जमाना नहीं रहा उनका। जी हाँ, बिल्कुल। पश्चिम बंगाल के लिए नया विवाद जरूर है, हस्ताक्षर विवाद, लेकिन उससे बड़ा संकट तृणमूल कांग्रेस के सामने दिखाई दे रहा है, जिसका साफ सबूत आज सड़कों पर दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव के नतीजों के बाद जब आज पहली बार सड़क पर उतरी तो उनके 80 विधायकों में से मात्र 6 विधायक ही उनके साथ दिखाई दिए। 42 सांसदों में 7 से 8 सांसद सिर्फ दिखाई दिए। हालांकि हम देख रहे हैं कि पिछले इतने समय से, पिछले 1 महीने से लगातार टीएमसी के विधायक और पार्षद एक एक करके टीएमसी को छोड़ रहे हैं। टीएमसी पे बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति के साथ एक बड़े बदलाव का संकेत। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है।
मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। सुमित रुक यार, कर रहा हूँ पेमेंट। चल ओए भैया थोड़ा ध्यान से। छोटे तू थोड़ा ध्यान से। सुमित की जगह सुजीत को पेमेंट कर रहा है। सुन, पेमेंट से पहले पैसे और नाम हमेशा दोबारा चेक कर, समझा? आरबीआई कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों को शपथ दिलाई। इसके साथ ही अदालत में जजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। वरिष्ठ वकील वेंकटा सुब्रमण्य मोहना सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली देश की दूसरी महिला हैं। देश की न्यायपालिका के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस नए विस्तार के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या अब बढ़कर 37 हो गई है, जो शीर्ष अदालत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायालय परिसर में आयोजित एक भव्य समारोह में शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले न्यायाधीशों में वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना, न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली शामिल हैं। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशविरा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। माना जा रहा है कि न्यायिक क्षेत्र में लंबा और समृद्ध अनुभव रखने वाले इन जजों के आने से न्याय प्रक्रिया को और गति मिलेगी। जस्टिस शील नागू ने मई 2011 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से अपने सफर की शुरुआत की थी, तो वहीं जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने झारखंड से लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट तक अपनी सेवाएं दी हैं। इनके साथ ही दिल्ली और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का लंबा अनुभव रखने वाले जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस अरुण पल्ली भी अब देश की सबसे बड़ी अदालत का हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े संवैधानिक और सिविल मामलों की पैरवी कर चुके हैं। अब बतौर न्यायाधीश अपनी सेवाएं देंगी। 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से न सिर्फ अदालत की कार्यक्षमता और ताकत बढ़ी है, बल्कि देश के आम नागरिकों को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीदें भी और मजबूत हुई हैं। आज का यह शपथ ग्रहण समारोह देश की लोकतांत्रिक और न्यायिक व्यवस्था में एक नए सवेरे का प्रतीक बनकर उभरा है। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री पीटर काइल ने आज राजधानी दिल्ली में मुलाकात की। ये मुलाकात भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते को कार्यान्वित करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। उधर 6 दिवसीय भारत दौरे पर आए दक्षिण अफ्रीका के उप प्रधानमंत्री शिपोकोसा पॉलस माशतीले ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका की मित्रता ऐतिहासिक होने के साथ साथ वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप भी है और दोनों देश ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज हैं। उन्होंने प्रौद्योगिकी, फार्मा, ऊर्जा, एमएसएमई और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इससे पहले शिपोकोसा पॉलस माशतीले ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात की। शिपोकोसा के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा।
दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, सहयोग, कौशल विकास और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा की। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों के बीच समन्वय को और मजबूत बनाने पर भी सहमति बनी। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ शिपकोसा की मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, डिजिटल और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में नई संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समन्वय बढ़ाने और अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दौरे का पहला चरण बेहद सफल रहा और इससे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती मिली है। नई दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से हुई मुलाकातों में व्यापार, निवेश, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे पर व्यापक चर्चा हुई। माशातिले ने बताया कि भारत उद्योग जगत ने स्वच्छ ऊर्जा, फार्मा, आईसीटी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका में निवेश बढ़ाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करते हुए ब्रिक्स, G20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। Our meetings reaffirmed our historic common bond of cooperation and friendship between South Africa and India, and the deep cooperation in the area of trade diversification, investment promotions, skills development, and multilateral cooperation in such areas as BRICS, IPSA, the G20, and the United Nations. Our engagements have also sought to align our cooperation with Africa's Agenda 2063 and India's Viksit Bharat 2047 vision. और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे राष्ट्रपति ने जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थियों के साथ संवाद किया और बताया शिक्षा का महत्व। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। Hi sir, can I take your order? Cold coffee for me. French fries. कैपुचिनो, क्रिस्पी बर्गर। Your total is 723. यूपीआई हम तुझे ऑनलाइन कर देंगे। निकालेगा? हाँ है। Sorry sir, no change. क्या यार अभी भी कैशबैक का है? चेंज किया था, चेंज कर। डिजिटल पेमेंट सीख। नेक्स्ट तेरी ट्रीट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को जनजातीय समुदाय के लगभग 200 छात्रों से संवाद किया। ये छात्र जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभार्थी हैं। इस मौके पर शिक्षा के महत्व पर बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी जीवन यात्रा में शिक्षा का अहम योगदान है। राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को बिरसा लाइव्स इन न्यू भारत वीक के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय समुदाय के लगभग 200 छात्रों से संवाद किया। ये छात्र जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभार्थी हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं में उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय फेलोशिप और विदेश अध्ययन सहायता जैसे पहले शामिल हैं, जिनका लाभ देश भर के हजारों अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को मिल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय समुदाय के उत्थान पर जोर देते हुए कहा कि सरकार जनजातीय समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है। इस कार्यक्रम में छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने वाले ग्रामीण और जनजातीय समुदाय के छात्रों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस योजना से उच्च शिक्षा के लिए उन्हें न सिर्फ विदेश जाने का मौका मिला, बल्कि उनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है। राष्ट्रपति जी, मैं आपको बिना किसी हिचकिचाहट के बताना चाहता हूं कि मैं आज जहां हूं वहां केवल मेरी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की उस अद्भुत NFST फेलोशिप का प्रतिफल है, जिसने मुझे जीवन की वह ऊंचाई दी जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। ये छात्रवृत्ति मेरे लिए सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं थी, मेरा आत्मविश्वास थी, ये मेरे सपनों की ताकत थी और इस संघर्ष को शक्ति देने वाली एक दिशा थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय छात्रों को प्रोत्साहित करना, शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा छात्रवृत्ति योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को सामने लाना है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात केंद्र की। नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर रही है। इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर डीडी न्यूज एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। भारत का मध्यम वर्ग पिछले एक दशक में देश की आर्थिक ताकत बनकर उभरा है। सरकार की नीतियों और सुधारों ने न सिर्फ टैक्स का बोझ कम किया, बल्कि बचत बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और जीवन को आसान बनाने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए हैं। इनकम टैक्स में ऐतिहासिक राहत, आसान टैक्स व्यवस्था, GST सुधार, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार योजनाओं के जरिए मध्यम वर्ग को आर्थिक मजबूती देने की लगातार कोशिश की गई है। पिछले करीब 12 वर्षों में मध्यम वर्ग को न सिर्फ अनगिनत योजनाओं का लाभ मिला, बल्कि सरकार ने मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा और कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा, यानी सीधे तौर पर अधिक बचत हो सकेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने राष्ट्रीय विकास के स्तंभ के रूप में मध्यम वर्ग पर अपना भरोसा रखा है। चाहे वह शून्य कर के लिए आय सीमा बढ़ाना हो, सरल कर व्यवस्था शुरू करना हो या रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाना हो, या TDS पर मिली छूट हो, या फिर GST सुधारों के जरिए मध्यम वर्ग का जीवन सुगम बनाना हो। मध्यम वर्ग को सबसे बड़ी राहत इनकम टैक्स छूट के जरिए मिली, जिसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया, जो कि पहले 7 लाख रुपए थी। नए इनकम टैक्स रिजीम के तहत वेतन पाने वाले लोगों को मिलने वाली 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट को मिला दिया जाए तो आम आदमी को अब 12,75,000 रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार 0 से 4 लाख रुपए की आय पर टैक्स 0 होगा। वहीं 4 से 8 लाख रुपए की आय पर 5%, 8 से 12 लाख रुपए की आय पर 10%, 12 से 16 लाख रुपए की आय पर 15%, 16 से 20 लाख रुपए की आय पर 20%, 20 से 24 लाख की आय पर 25% और 24 लाख से अधिक की आय पर टैक्स की दर 30% होगी। टैक्स पेयर्स को मिली बड़ी राहत से कितनी बचत होगी, आइए पहले ये भी जान लेते हैं। इनकम टैक्स में कटौती होने से 12 लाख रुपए की आय पर 80,000 रुपए, 18 लाख रुपए की आय पर 70,000 रुपए, 20 लाख की आय पर 90,000 रुपए और 24 लाख रुपए की आय पर करीब 1,10,000 रुपए की बचत होगी। 11 वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2014-15 में लगभग 3.91 करोड़ ITR दाखिल किए गए थे, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 9.19 करोड़ दर्ज किया गया। डिजिटल टैक्स प्रणाली को आसान फाइलिंग प्रक्रिया से करदाताओं की संख्या में तेज वृद्धि हुई है।
इसके साथ ही 1 अप्रैल 2026 से देश के डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया। नया आयकर अधिनियम 2025 लागू होने के बाद 60 साल पुराने 1961 के कानून की उसने जगह ली, जिसमें नियमों, शब्दावली और टैक्स व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। नए सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह एक ही टैक्स ईयर होगा। इससे टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया आसान होने और लोगों को ज्यादा स्पष्टता मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा में भी बदलाव किया गया है। इसके साथ ही किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा को 2,40,000 रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया, जो कि पहले 50,000 रुपए थी। विदेश यात्रा पर टीसीएस घटाकर 2% कर दिया गया है, जबकि शिक्षा और इलाज के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर भी टीसीएस कम किया गया है। इसके अलावा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही आम आदमी और मध्यम वर्ग को राहत देते हुए जीएसटी सुधारों के तहत कर प्रणाली को काफी सरल कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने लेबर कोड के जरिए एक बड़ा सुधार किया है। इससे काम करने के 1 साल बाद भी ग्रेच्युटी का फायदा मिल सकेगा। साथ ही समान वेतन और गिग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत के गिग कार्यबल के 2024-25 में 1 करोड़ से बढ़कर 2029-30 तक 2.35 करोड़ होने का अनुमान है। वहीं रोजगार के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में रोजगार 2017-18 में 47.53 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 64.33 करोड़ हो गया, यानी 6 वर्षों में करीब 16.83 करोड़ नई नौकरियां सृजित हुई हैं। इसमें सरकार की अलग अलग योजनाओं की भूमिका काफी अहम रही है, जिसमें स्किल इंडिया, रोजगार मेला, पीएम विश्वकर्मा योजना, आईटीआई उन्नयन योजना, रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शामिल हैं। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक कार्यबल में शामिल होने वाले लगभग 2/3 नए कर्मचारियों की आपूर्ति करेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जीवन को आसान बनाने की दिशा में मध्यम वर्ग आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो पिछले 12 सालों में मध्यम वर्ग के लिए ईज ऑफ लिविंग में बड़ा परिवर्तन आया है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। इसके पीछे भारतीय आर्थिक तंत्र में हुए वे महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव हैं, जिन्होंने देश के विकास को नई दिशा दी। डीडी न्यूज के विशेष पॉडकास्ट भारत रिलोडेड में टिमलीज सर्विसेज के संस्थापक मनीष सबरवाल ने इन बदलावों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय कंपनियां अपनी स्वदेशी पहचान के साथ न सिर्फ देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मजबूती से खड़ी हुई हैं और भारत के विकास की नई कहानी लिख रही हैं। Fastest growing car companies are Tatas and Mahindra today. They are Indian companies. They are doing very well. So I think the notion that we should be scared of foreigners informed that debate, which is just a lack of low self-esteem. We don't have to be Western to be modern. We do have to be modern. So we have to create a high trust society. And that's why I think this agenda of formalization and moving to Jan Vishwas has been a very important shift in thinking about reforms rather than copying the West. और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब विदेशियों पर होगी कड़ी नजर। गृह मंत्रालय ने बदले वीजा नियम। ब्रेक के बाद बताएंगे कि किस तरह से नए नियम वीजा के लागू होने जा रहे हैं। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार
के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। वीडियो लाइक करो, 30,000 कमाओ, सिर्फ 1,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। माँ थोड़ा ध्यान से। बेटा तू थोड़ा ध्यान से। ऐसे ऑफर्स के चक्कर में कभी किसी को पैसे मत दे देना, कि फ्रॉड है फ्रॉड। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर देखते ही थोड़ा ध्यान से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारत ने अपनी इमिग्रेशन और वीजा व्यवस्था में व्यापक सुधार करते हुए कई अहम बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत विदेशी नागरिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को और सख्त बनाया गया है। ओसीआई सेवाओं का डिजिटलीकरण किया गया है और वीजा उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही निवेश, स्टार्टअप और उच्च तकनीकी क्षेत्रों में विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए नई वीजा श्रेणियां भी शुरू की गई हैं। आखिर क्या है ये बदलाव और इनसे भारत की आव्रजन व्यवस्था कैसे बदलेगी? देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्र सरकार ने अप्रवासन और विदेशी नागरिकों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब विदेशी नागरिकों के पंजीकरण संबंधी नियम बदल गए हैं। साथ ही सरकार ने नाबालिग बच्चों के डुअल पासपोर्ट पर भी सख्ती की है। अब ओसीआई यानी अप्रवासी नागरिक कार्ड आवेदन और सरेंडर प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। हालांकि जिन अप्रवासी भारतीयों के पास फिजिकल कार्ड है, ईओसीआई के साथ ही वह कार्ड भी मान्य होगा। वहीं अब नाबालिग दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं रख सकेंगे। बच्चा यदि बड़ा होकर दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो पेरेंट्स को घोषणा पत्र देकर 30 दिन में उसकी नागरिकता बतानी होगी। सरकार ने प्रवासन और विदेशी नागरिकों के पंजीकरण नियम भी बदल दिए हैं। 6 महीने के वीजा नियमों में बदलाव किया गया है। साथ ही सरकार एक एकीकृत प्रबंधन प्रणाली भी लागू कर रही है। 180 दिन तक का वीजा खत्म होने से पहले ही वीजा बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वीजा अवधि खत्म होने के बाद अब रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकेगा। पहले मिलने वाले 14 दिन के ग्रेस पीरियड को खत्म कर दिया गया है। वीजा नियम उल्लंघन करने पर अब सरकार बेहद सख्त रुख अपनाने के लिए तैयार है। सरकार ने सजा और जुर्माना राशि भी बढ़ा दी है। अब बिना वीजा या पासपोर्ट के भारत में प्रवेश पर 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं वीजा अवधि से ज्यादा रुकने पर 3 साल तक की सजा के साथ ही 3 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। भारत में प्रवेश के लिए फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने पर 2 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने वीजा नियमों में भी बदलाव किए हैं और कुछ नए प्रावधान जोड़े हैं। विदेशी उद्योगपति और इन्वेस्टर्स के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। विदेशी प्रोफेशनल्स जो विदेश में नौकरी करते हों लेकिन भारत में रहकर वर्क फ्रॉम होम करना चाहें, उनके लिए डिजिटल नोमैड वीजा जारी किया जाएगा। वहीं विदेशी उद्यमी जो भारत में स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए स्टार्टअप वीजा का प्रावधान किया गया है। जबकि भारत में एआई, साइबर सिक्योरिटी या बायोटेक सेक्टर में काम करने वाले विदेशी एक्सपर्ट्स के लिए स्किल्ड टैलेंट वीजा जारी किया जाएगा। वहीं सरकार भारतीय कंपनियों में बड़ा निवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को इन्वेस्टर वीजा भी जारी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।